हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आह, वर्णिका लिख रही है मैडम हैप्पी क्रिसमस। वर्णिका है, वंशिका है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाई अच्छे से, बट ऐसा ही कुछ है। अब वो लिख रही है हैप्पी क्रिसमस। काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। वो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ना। इट्स मेरी क्रिसमस। लेकिन हमें तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी तुलसी पूजन बोलने की आदत है, हैप्पी रक्षाबंधन। तो हम हैप्पी ही क्रिसमस बोलेंगे। इट्स मेरी क्रिसमस। मेरी, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, है ना। अब आ जाओ। अब कुछ बोल रहे हैं मैडम मैरी क्रिसमस। शादी थोड़ा ना हो रही है क्रिसमस की। इट्स नॉट मैरी क्रिसमस, इट्स मेरी क्रिसमस। MERRY। आओ तुम पहले अपनी ग्रामर और स्पेलिंग सुधरवा लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे, नहीं। हाँ, मैरी क्रिसमस। मैडम शादी हो रही है आज क्रिसमस की। मेरी क्रिसमस। मेरी, डोंट इवन से मैरी क्रिसमस, नो, इट्स मेरी क्रिसमस। यस, हर हर महादेव, यस। श्री गणेशाय नमः। एंड हाँ, तुलसी पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओ मैम। मैंने सिर्फ तुम्हें जूलॉजी सिखाने का ठेका थोड़ा ना लिया है, मैंने तुम्हें अंग्रेजी भी सिखानी है। चलिए। तो कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, एंड द रीज़न वाज कल मेरे यहाँ MCB जल गई। MCB जानते हो, जानते ही होगे वो, इन जो घर का जहाँ से मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, उस मीटर की MCB जल गई थी, जिसकी वजह से लाइट ही गायब थी। वो तो इन्वर्टर था तो चल ली, लेकिन जो ऑफिस वाले रूम का अलग इन्वर्टर है, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतनी लंबी क्लास खींच सके। और कल मेरे पास फाइटर बैच भी था, यकीन भी था, रात को फाइटर का DPP डिस्कशन भी था। और फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई एक क्लास ले सकती हूँ। तो यकीन में मुझे था कि हम बहुत आगे चल रहे हैं, टेंशन नहीं है। फाइटर में मैं एक लेक्चर पीछे चल रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको कवर कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों की क्लास कल कैंसिल कर दी थी। ठीक है। तो ये जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया ना मैडम आज क्लास क्यों नहीं ली, तो मैं उनको बता दूं कि आई एम नॉट सपोज टू आंसर यू इंडिविजुअली। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, सो दैट बच्चे इन्फॉर्म्ड रहें, है ना। माइक्रो सर्किट सर्किट बोर्ड होता है क्या, या मिनिएचर सर्किट बोर्ड या ब्रेकर कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना। मैम आपको देख के बड़ी खुशी होती है, मैडम हैं ही इतनी बड़ी। खुशी भी बड़ी होनी चाहिए, हाँ। जय श्री कृष्णा बेटा। मैम ये गलत है, गलत। मैं तो खुद बोला, फाइटर वालों को बोला था मैंने कि अगर मेरे यकीन वालों को पता लग गया कि मुझे दो में से कोई एक क्लास में ले सकती है और वो मैंने फाइटर को चुना, तो मैंने कहा मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो बच्चे थोड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि सिलेबस बहुत आगे चल रहा है अपना, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। माइक्रो सर्किट बोर्ड होता है, ओके। मिनिएचर सर्किट बोर्ड भी उसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं गिरी हूँ। हाँ। फाइटर में यार 4 महीने में पूरा सिलेबस कराना है, और हफ्ते में केवल 2 क्लासेस मिलती हैं। तो सोचो किस स्पीड में जा रहे हैं हम, एक एक चैप्टर को 3 या 4 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से बेटा वहाँ पर क्लास मिस नहीं कर सकते। ऊपर से डेंगी की वजह से मेरी स्टार्टिंग में 4 क्लासेस मिस हो चुकी हैं, तो वहाँ पर दिक्कत है। इसलिए मुझे जब चुनना पड़ा तो मैंने फाइटर को चुन लिया, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम लोग बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। बात करते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग, लेक्चर नंबर 5। आज अपने को एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी ही थी। हिम्मत हो तो बोलो आज 3 घंटे खींच ले, बोलो। चलो 3 घंटे खींचे ना खींचे, आज हम इम्यूनिटी पूरा ख़त्म करके ही दम लेंगे। डन। चलिए। तो आज ही क्लास में बेटा हम बात करेंगे प्रतिरक्षा की, जिसकी बात हमने शुरू कर दी थी लास्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप, हाँ टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, लिंक मैं सबको दे चुकी हूँ। लगभग 3100 बच्चों ने अब तक उसको ज्वाइन कर लिया है। एक बार सारे बच्चे आ जाएं, फिर बेटा हम लोग उसमें शुरू करेंगे जिस पर्पज़ से हमने उस ग्रुप को बनाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज़ से। अब 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे, नया साल नया काम, है ना। तो नया काम रहेगा हमारे वहाँ पे क्वेश्चन आना। ठीक है। वहाँ पे मैं कुछ जो भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक्टिविटीज़ के वीडियोस थोड़े थोड़े मैं डालती रहूँगी कि दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, ऐसा करके। और अब मैं भी कुछ कर रही हूँ। बट वो इस साल तो मुझे मुश्किल लगता है, अगली साल
बच्चों के लिए फ़ायदा रहेगा, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने जितना किया वो बहुत है, ठीक है ना। जितना पढ़ा रही हूँ पेपर उसी में से आएगा। आ जाओ। तो प्रतिरक्षा तंत्र में बेटा जब हमने बात की थी तो लास्ट क्लास में हम सहज प्रतिरक्षा की बात कर चुके थे, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा में भी हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बेटा हम उपार्जित प्रतिरक्षा को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में मैम लिंक यार मैंने तुम्हें दिया तो था, अभी यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिखने से मिल जाता है क्या? आज टॉफी मिलेगी। तुमने मुझे सेंटा क्लॉज समझा हुआ है। लिंक मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर उससे तुम्हें मिल जाए तो। तुम लोग पढ़ाने नहीं देते हो यार, हमारे रोने ही नहीं खत्म होते। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है बेटा, या टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, वो है अपना जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, ठीक है। ये अपना नाम हो गया चैनल का। और लिंक अगर आपको इसके साथ में, अगर आप लिंक से ढूंढ सकते हो तो लिंक है इसका बेटा। अब भी ना मिले ना तो भूल जाना कि मैडम तुम्हारे बस मतलब नसीब में भी है आसपास, ठीक है ना। हाँ, अब तो ढूंढ लोगे। मिल गया मैम, ग्रुप भी ज्वाइन हो गए, दिख रहे हैं बेटा मुझे 3100 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, मुझे दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है कम्युनिटी पर प्लीज। अब कम्युनिटी क्या है? अच्छा, द्रोणा ऐप के थ्रू जो जाएगा, ठीक है डन। आज मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी। हाँ डन। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। उपार्जित प्रतिरक्षा में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको बताया था कि उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक आपकी बी कोशिकाओं द्वारा जो माध्यित होती है, जिसको हम बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा। दूसरी आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स या टी कोशिकाओं द्वारा माध्यित होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बी सेल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। वहीं अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स आपके चार प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। नाम नाम लिखा दिए थे। फिर बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इसमें दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होती है, जो प्राथमिक अनुक्रिया होती है बेटा, वो निम्न तीव्रता की होती है और उसको होने में समय लगता है। वहीं जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, द्वितीयक अनुक्रिया होती है, जिसको हम एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं बेटा, ये आपकी बहुत तीव्र गति से होती है और इसको होने में बहुत समय बहुत कम लगता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और हमने क्या बात की थी? यहीं तक बात कर पाए थे, ठीक है। यहीं तक बात की थी ना। 7 करोड़ चांटा दूंगी, 7 करोड़ मेरे पास हफ्ते में केवल एक दिन होते हैं और वो मंडे को होते हैं। मंडे को मैंने पूछे थे और उसमें तुम 1 ही करोड़ जीते थे, और उसमें अपनी ये डील हुई थी कि जो 1 करोड़ दे रहा है उससे लेकर के 50 लाख मेरे, 50 लाख तुम्हारे, ठीक है। चलो, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में हेडिंग डालिएगा पहले टी, या ऐसे डालिएगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। इसको हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या हम इसको सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। CMIS,
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल दो या इम्यून सिस्टम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में CMIS भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा हमने ये देखा था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा मिलती है, ये मिलती है आपके टी लसिकाणुओं द्वारा। किसके द्वारा मिलती है बेटा, टी लसिकाणुओं द्वारा, टी लिम्फोसाइट्स। फिर हमने ये देखा था कि ये जो आपके टी लसिकाणु होते हैं, ये टी लसिकाणु 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार बेटा, ये 4 प्रकार हैं। सबसे पहले आपके हेल्पर टी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सहायक टी कोशिकाएं या हेल्पर टी सेल्स, शॉर्ट में हम इसको टी भी लिख देते हैं, या हम इनको CD4 सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन फोकस मोर ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट इज आपका मारक टी कोशिकाएं, इनको हम बोलते हैं, यार मेरे को नहीं पता, मैं गलत भी लिख सकती हूँ इसलिए मैं नहीं लिखूंगी, हिंदी क्यों ही लिखनी है अपने को। ये होते हैं अपने किलर टी सेल्स, या इनको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, शॉर्ट में TC, या हम इनको CD8 सेल्स भी बोल देते हैं। फिर आते हैं बेटा आपके सप्रेसर टी सेल्स, और आखिरी हैं आपके मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। एक एक करके चारों के बारे में जान लें। तो सहायक टी सेल्स पहली बात तो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनमें अगर हम जाने तो ये संख्या में सर्वाधिक, संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, ये बी लसिकाणुओं को या बी लसिकाणुओं द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक होते हैं, एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होते हैं। और तीसरा बेटा, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की भी मदद करते हैं किसी को मारने में, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करें बेटा तो नाम ही, ये डायरेक्ट अटैक करते हैं, इनको हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं, सीधा किल करते हैं, ठीक है। ये प्रतिजन, यानी कि जो भी बाहर से एंटीजन आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, एंटीजन को मारते हैं, ठीक है। सप्रेसर टी सेल्स आपके बी सेल्स की या बी सेल्स को या बी सेल्स की क्रिया को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, इनको हम रेगुलेटरी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और मेमोरी टी सेल्स बेटा ये स्मृति बनाकर रखते हैं, स्मृति बनाए रखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है बेटा वो हैं आपके हेल्पर टी सेल्स। इनका नाम ही हेल्पर है क्योंकि ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके बी लसिकाणुओं को एंटीबॉडीज बनाने के लिए, प्रतिरक्षी बनाने के लिए। ये हेल्प करते हैं आपके किलर टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। साथ ही साथ बेटा ये संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, सीधा जाकर के खा जाते हैं। कैसे, अगर इनको कोई प्रतिजन मिल गया, प्रतिजन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर में प्रवेश किया, जैसे कि कोई जीवाणु या विषाणु, ये क्या करते हैं, ये उसके अंदर छेद कर देते हैं, ठीक है, उसको छेदी सिंह बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतने छेद कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर छेद कर देते हैं, ये एक केमिकल निकालते हैं जिनको हम बोलते हैं परफोरेंस। परफोरेंस का काम ही होता है परफोरेट करना, परफोरेट करना मतलब उसको छेदी सिंह बनाना, जो भी जीवाणु आया है उसको,
अब जैसे ही वो छेदी सिंह बनेगा आपके शरीर के अंदर आने के बाद, तो आपके शरीर के अंदर जो द्रव्य भरा है, जो भी पानी है, जो भी रक्त है, लसिका है, जो भी है, वो उसके अंदर भर जाएगा, छेदों से वो अंदर चला जाएगा, तो जो भी जीवाणु है बेटा वो फूल करके फट जाएगा। समझे या नहीं? तो ये सीधा जाके उसको किल कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको किलर टी सेल्स बोला, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोला। ठीक है। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं? सप्रेसर टी सेल्स आपके जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं शांत गदाधारी भीम शांत, बस दुश्मन मर गया, अब अपनी कोशिकाओं को मत मारो। तो सप्रेसर टी सेल्स आपके बी सेल्स जो जो प्रतिरक्षी बना रहे थे, एंटीबॉडीज बना रहे थे, उनको शांत करते हैं कि बस बहुत हुआ सम्मान, इससे ज़्यादा अगर तुम मारते ही रहे तो अपनी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारे प्रतिजन मर चुके हैं, तो अपनों को मत मारो। तो ये उनको शांत करने का काम करते हैं। और मेमोरी टी सेल्स, नाम ही है उनका मेमोरी, स्मृति, तो ये स्मृति बना के रखने का काम करते हैं। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? डन नहीं करना है प्रीति, समझ में आया कि नहीं वो बताओ। यस अंशु कुमार, डन, खत्म हो गई। यस मैम, डन। ये हो गए बेटा आपके कोशिका माध्यम, इसमें आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब यहीं पर एक चीज मैं स्टार बना करके लिख देती हूँ कि आपकी कोशिका माध्यम यानी आपकी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा बेटा, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन, अंग प्रत्यारोपण, या ग्राफ्ट को मेरे को एक बार हिंदी में देखने दो क्या बोलते हैं। एक मिनट है ना, एक मिनट, बस एक मिनट। हेलो, निरोप क्या होता है? जैसे लिखा है निरोप को अस्वीकृत करने के लिए। रुको, मैं अंग प्रत्यारोपण ना करके, ऐसे अंग प्रत्यारोपण ग्राफ्ट रिजेक्शन में ही आता है, ठीक है। यस, निरोप, तो हम बोलेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसको हम बोलेंगे निरोप। और सरल शब्द में लिखूं या प्रत्यारोपित अंग, प्रत्यारोपित जो भी अंग है जिनका प्रत्यारोपण हुआ है के लिए, एक मिनट ना, अंग प्रत्यारोपित अंग के क्या बोलेंगे? निष्कासन, निष्कासन ही बोलेंगे ना यार, क्या बोलेंगे? अस्वीकृत को अस्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। क्यों जिम्मेदार है बेटा ये? क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जो आपके टी लसिकाणु हैं, ये जो आपका CMIS होता है, ये सेल्फ यानी अपना, स्वयं का कौन सा है, और नॉन सेल्फ जो अपना नहीं है, मतलब पराया, कोशिकाओं को पहचानने में सक्षम है। ठीक है। तो आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है बेटा, इसके पास वो क्षमता है कि ये पहचान सकता है कौन अपना है कौन पराया है। और अगर ये पहचान सकता है अपना और पराया कौन है, तो सीधी बात है जो पराया है ये उसको पकड़ के मारेगा। ठीक है। तो अगर मैंने कोई अंग प्रत्यारोपण करवाया है, ठीक है, अगर मैंने किसी से किडनी ली है, मैंने किसी का लिवर लिया है, मैंने किसी का कोई बोन मैरो अस्थि मज्जा लिया है, मैंने किसी का कोई भी अंग अगर लिया है, तो बेटा यही है वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र ही है वो जो उसको पहचान लेगा कि ओहो ये अपना नहीं है
और वो क्या करेगा, कुछ तो साइटोटॉक्सिक सेल्स जाकर के उसको मारेंगे, और हेल्पर टी सेल्स बोलेंगे किसको, प्लाज्मा बी सेल्स को, कि जल्दी इसके विपरीत प्रतिरक्षी बनाओ और इसको निकालो घर से। समझ में आया कि नहीं? तो आपने तो बेटा करवा लिया खुशी खुशी में कि नहीं हमारी किडनी काम नहीं कर रही, हमने एक दाता से किडनी लेकर के लगवा ली, लेकिन इसका क्या करोगे जो तैयार बैठा है कि तुम लोग किसी का और हम मारेंगे उसे? समझे या नहीं? हाँ, समझे या नहीं? तो ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 2018 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 या 19 का ही क्वेश्चन है ये, कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र जिम्मेदार है? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बेटा आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जिम्मेदार है, और ये एक्टिवेट ना हो इसीलिए बेटा हम अंग प्रत्यारोपण के बाद जो भी पेशेंट है उसको हम पूरी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट पिल्स देते हैं, हम उनको पूरी ज़िंदगी स्टेरॉइड्स देते हैं। याद करो हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक उदाहरण था कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स होते हैं ये। हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैम लास्ट स्लाइड नोट करना, लो विकास नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे बढ़े। डन, डन, लिख लिया, ये भी लिख लिया। CD8 क्या है बेटा? एक्चुअली इनके ऊपर ना जो प्रोटीन्स होती है हमने उसके बेसिस पे इनको CD4 CD8 नाम दिया है, ठीक है? वो अभी तुम छोड़ दो, बहुत कुछ है पढ़ाने को इसमें बेटा, बहुत कुछ है पढ़ाने को। आपको MHC पढ़ाना चाहिए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, MHC1 होता है, MHC2 होता है, ये सब अब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? पहले पढ़ाया जाता था, 2019 तक तो मैंने भी पढ़ा दिया है ये सब, 19 के बाद क्लियर हो गया कि अब तो NCERT से बाहर कुछ आना नहीं, फिर भी मैं बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा दे रही हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालिएगा तरल प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, तरल प्रतिरक्षा, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और हमें ये पता है कि इस ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार हैं आपके बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट्स, है ना? तो तरल प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्रोवाइड मतलब प्रदान की जाती है? बी लसिकाणुओं द्वारा बेटा बनती है आपकी तरल प्रतिरक्षा। अब ये जो आपके बी लसिकाणु हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गए आपके प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है, एक हो गए आपके प्लाज्मा बी कोशिकाएं, ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिकाएं, और दूसरी हो गई बेटा आपकी मेमोरी बी सेल्स, स्मृति बी कोशिकाएं, मेमोरी बी सेल्स, स्मृति बी कोशिकाएं। अब नाम है प्लाज्मा बी, सॉरी मेमोरी बी सेल्स, स्मृति, तो इनका केवल एक काम होगा, ये याददाश्त बना के रखने का काम, इनका केवल एक काम है कि ये जो आया है इसको याद रखना है, इसकी शक्ल कैसी है, अगली बार आएगा तो फिर पकड़ के इसको मारेंगे, ठीक है ना? मेन है आपके प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है? प्लाज्मा बी सेल्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, ये केवल तब तक ही रहते हैं जब तक इनको दुश्मन को मारना है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? जीवन काल इनका बहुत छोटा ना होकर के बहुत कम लिखेंगे हम, ठीक है? कुछ समय ही ये जिंदा रहती हैं। इनका जीवन काल लंबा है क्योंकि इनको याद रखना है ना, है ना? अब आपको आज स्मॉल पॉक्स का वायरस आपके शरीर में आया, अगला वायरस आएगा 10 साल बाद, ये तब भी पहचान लेंगी, मतलब ये 10 साल तक एक्टिव है बिल्कुल, ओहो वही है ये, समझे या नहीं? ठीक है। अब प्लाज्मा बी सेल्स का जो काम होता है बेटा, इनका काम होता है प्रतिरक्षी निर्माण, मतलब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, और इन्हीं को बेटा कौन हेल्प करता है प्रतिरक्षी निर्माण में? इन प्लाज्मा बी सेल्स को हेल्प करते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है ना? इसीलिए उनका नाम है हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिकाएं प्लाज्मा बी कोशिकाओं को मदद करेंगी प्रतिरक्षी निर्माण में। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं पहले हम उस पर बात करेंगे, पहले ये लिख लो, यस जल्दी से इसको लिख लो। रोहित स्वामी, कल तुम फिजिक्स की क्लास में ब्लॉक हुए थे हमने सुना।
सुना क्या? हमने देखा, ग्रुप में आया था, विष्णु सर ने लिखा प्लीज ब्लॉक रोहित स्वामी। क्यों करते हो तुम यार ऐसा? है स्वामी जी? स्वामी जी तुम्हें ना पड़ रहा चैन? ओ सूरज, हैप्पी बर्थडे बेटा। नोटेड, डन। अब बेटा प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। प्रतिजन, वैसे तो क्यों बताऊं मैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम लोग मना भी नहीं करते, मैडम पढ़ा चुके हो, कितने बदतमीज हो। इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहाँ पर? शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, जहां हमने एबीओ ग्रुपिंग की बात की थी, याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? हैप्पी बर्थडे खुशी। सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना, लम्हा लम्हा, तन्हा तन्हा। यस, सुना सुना की सुना सुना। हाँ, तो प्रतिजन बेटा ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं या ऐसा कोई बाहरी जीव हो सकता है जो आपके शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है। अब प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी प्रोटीन है जो किसी भी प्रतिजन को मारने के लिए बनते हैं। सुना सुना, ठीक है। चलो, तो हेडिंग डालेंगे अपन सीधा, प्रतिरक्षी का हुए एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या होते हैं एंटीबॉडीज बेटा? सबसे पहली बात तो ये प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं हमेशा। प्रतिजन जो है आपका, जो आपका एंटीजन है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो पॉलीसेक्राइड हो सकता है, वो आपका लिपिड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे नेहा। लेकिन प्रतिरक्षी केवल और केवल एंटीबॉडीज हमेशा प्रोटीन ही होंगे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये प्लाज्मा बी कोशिकाओं द्वारा, प्लाज्मा बी कोशिकाओं द्वारा बनते हैं या बनाए जाते हैं, जो प्रतिजन यानी कि एंटीजन को मारते हैं। ठीक है। अब प्रतिजन बेटा, इन्हें H2L2 के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें H2L2 भी कहा जाता है। ठीक है। H2L2 क्यों कहा जाता है वो भी सुन लो एक बार। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। आओ, तो H2, हाय हाय, H2 इसलिए कहते हैं, H का मतलब होता है हैवी। मैडम, हैवी हैवी लग रहा है, मतलब भारी। तो इसमें दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड होगा ना, तो इसमें दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, हैवी हैवी, है ना। और इसमें एल का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब हल्की। इसमें दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसलिए बेटा इसको H2L2 बोलते हैं। दो हैवी, दो लाइट। ठीक है। प्रोटीन है ना तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी। फ्रिश पिट जाएगा मुझसे। ओहो, जिस किसी का भी हैप्पी बर्थडे है उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की और ईशु दिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़े। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे अभी। एक लिख रहा है मैडम आज मेरी बरसी है, जन्म तिथि है, दिमागिन सिरप। मैं नहीं समझी क्या लिखा था उसने कुछ।
सर के अटेंशन के लिए। अच्छा रोहित स्वामी, अरे ये गलत बात नहीं है बेटा। तो क्या ही मिल जाएगा इस 1.5 घंटे की क्लास में टीचर का अटेंशन लेके, मुझे ये बताओ। तुम सिलेक्शन लो, सर का नंबर मिलेगा, जिंदगी भर सर से बात करने का मौका मिलेगा, तुम्हारी मुसीबत में सर तुम्हारे साथ खड़े रहें, वो समय तुम्हें नसीब होगा, है ना। ये 1.5 घंटे की क्लास में सर का टेंशन लेने के लिए ऐसे क्यों ही करते हो यार। यशु जी बल्ले बल्ले हाँ गेम डी, GAMDE। मतलब बच्चों ने कुछ ने तो देखा है मेरे हिसाब से। माइंड मैप इस चैप्टर का है ना। मैम आप थक जाओगे आज विश करते करते हैं। यस, डन डन। मैम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैं भी मर गई हूँ क्या। मैम आपने कल क्लास क्यों नहीं ली। कशिश गेट लॉस्ट। मैंने आते ही बता दिया था। अब तुम क्लास में लेट आई, पहले तुम बताओ तुम क्लास में लेट क्यों आई, क्योंकि जो टाइम से आया उसको पता है। डन डन। इतनी पंचायत है यार तुम लोगों को, कितने पंच बैठे हैं क्लास में, सीधा नहीं बोला जा रहा मैडम। डन। अब प्रतिरक्षी बेटा 5 प्रकार के होते हैं, तो हम ये भी लिख लेते हैं। प्रतिरक्षी के प्रकार कितने प्रकार के हो गए हैं। 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। IgG। अच्छा प्रतिरक्षी को ना हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह देते हैं। IgGs एंटीबॉडीज को हम यही लिख लेना इम्यूनो। मैडम आप तो मिटा देती हो, हम कैसे मिटाएं। तुम वाइटनर रख के बैठा करो अपने साथ। वाइटनर समझते हो, वाइटनर समझते हो, वो एक ऐसा पेन जैसा आता है, अगर कहीं पे भी गलत कर दिया तो उसके ऊपर वो पेन चला दो सफ़ेद रंग का, तो वापस से वाइट वाइट हो जाता है, उसको वाइटनर बोलते हैं। तो इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या IgGs भी बोलते हैं। तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, इनकी खासियत भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। IgG सबसे अधिक होते हैं संख्या में, ये 80% से ज़्यादा तो बेटा यही होते हैं, ये समझ लो आपके मोर देन 80% आपके टोटल IgG ही होते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि बेटा ये सबसे छोटे होते हैं इसीलिए ये अपरा को पार करके, इसीलिए अपरा को पार कर भ्रूण में आ जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर को ये पार कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो बच्चा पैदा हो रहा है इसके साथ। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ प्रतिरक्षा लेकर के पैदा होता है, हमने क्या बोला, सहज प्रतिरक्षा। इसके अलावा बेटा वो कुछ और भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेकर पैदा होता है, IgG, जो उसको माँ से मिली है अपरा के द्वारा उस अवस्था में, गर्भावस्था में। फिर आती है आपकी IgA, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। IgM, ये सबसे बड़ी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं संख्या में। IgD की अगर हम बात करें बेटा तो छोड़ दो। IgE, ये सबसे कम होती हैं, ठीक है, सबसे कम मात्रा में। और ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए ज़रूरी है। एलर्जी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं बेटा वो इसी IgE की वजह से होती है। IgA, IgA का भी आपको पता होना चाहिए, ये कोलेस्ट्रम द्वारा, कोलेस्ट्रम द्वारा नवजात शिशु को मिलती है। तो जब बच्चा पैदा होता है, कोलेस्ट्रम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, ये तो अभी जल्दी में ही पढ़ा है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, हाँ व्हाट इज कोलेस्ट्रम। राम राम बेटा भैया, गुर्जर की ओर से राम राम मैडम जी। अरे शुभम जी, हाँ कोलेस्ट्रम अभी हमने जल्दी में पढ़ा है मानव जनन में। यस मैम, सबसे बड़ा IgG होता है, नहीं सबसे बड़ी IgM होती है। IgG तो सबसे छोटी होती है, तभी तो प्लेसेंटल बैरियर को पार कर सकती हैं। IgM सबसे बड़ी होती है, ठीक है, पेंटामर होती है, मतलब ये ऐसी होती है कुछ,
IgM बना रही हूँ ना मैं, तो ये 1 2 3 4 5, इस तरीके की होती है ये, पेंटामर होती है ये। ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो अभी। हाँ, शुरुआती दिनों में जो मिल्क आता है, फर्स्ट मदर मिल्क आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। हम्म। एक बच्चा बोल रहा है वासु को सेंटा नहीं, वासु को हमने तुलसी बनाया है ऐसे। अरे कुछ नहीं बनाया यार, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है वासु को कुछ बनाने का, इनकी मौसी को ज्यादा शौक होता है। वही इसे कुछ, कभी काना बना रही है, कभी सेंटा बना रही है, कभी गणेश जी बना रही है, उनको ज्यादा शौक है। हम तो तुलसी बना सकते हैं, वासु ऐसे लेट जाएंगे, हम फोटो खींच लेंगे, खत्म। डन। यस, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही। ये लिख लो, फिर आगे बढ़े। IgE तो इतनी थोड़ी होती है, मतलब ये 0.1% से भी कम होती है, less than 0.1%। ठीक है। डी जो होती है 1% से कम होती है, ये 0.1% से भी कम होती है, ये लगभग 5, ये 10 से 15% ऐसे। ठीक है। वासु तुलसी। चलो, डन। अब प्रतिरक्षी की संरचना देख लेते हैं एक बार। जय हो वासु मैया की। मैम, वासु सेंटा समझता है। हाँ, मतलब ऐसे देखेगा तो बोलता है सेंटा। उस दिन हम कहाँ गए थे, हाँ हम इसको जलेबी खिलाने ले गए थे, तो रात को इसको अभी से ऐसी क्रेविंग्स होती है, मम्मा जलेबी, पापा काजू कतली। तो हम इसको जलेबी खिलाने लगे थे, तो वहां पर वो सेंटा क्लॉज बना हुआ था, तो ये लाइक पहले कहता है बाबा बाबा, वो किसी भी बूढ़े और दाढ़ी वाले को देखता तो ही कॉल्स बाबा, फोटो में देखे चाहे ऐसे। तो कहता है बाबा बाबा। तो वी सेड कि नो दिस इज सेंटा, तो अब वो ये जानता है दिस इज सेंटा। चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रतिरक्षी की संरचना अगर हम देखें, तो प्रतिरक्षी की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। वासु हमारा कॉलिंग नहीं। वाई जैसी इसकी संरचना होती है, और इसमें दिख रहा है, येलो दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है। ब्लू दिखेगा क्या? हाँ, ब्लू दिख रहा है। ठीक है। ये बनाइए जल्दी से।
जल्दी से बनाइए, 1 मिनट है ना। तो ये आपके एंटीबॉडी की संरचना हो गई, जिसमें बेटा आप ये देखेंगे, ये एक लंबी चेन है, इसको हम बोलेंगे हैवी चेन या भारी श्रृंखला। ये आपकी लाइट चेन हो गई, हल्की श्रृंखला। ठीक है, अब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं बेटा? डाइसल्फाइड बंध से। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके ये डाइसल्फाइड बंध? एनसीईआरटी में ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध 2 इस श्रृंखला पे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और ये बड़ी वाली चेन में भी 2। अच्छा, साथ ही साथ ये दोनों भी तो आपस में डाइसल्फाइड से जुड़ी होंगी, ये मैं भूल ही गई। यहाँ पर यस, ये यस, ये बना लो जल्दी से। डाइसल्फाइड बंध से बेटा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। You want pillow? Here's your question, no? You can put your head here. Just here. Drink your milk. Done? ठीक है, तो आपको इसमें 2 भारी श्रृंखलाएं दिख रही हैं, 2 यहाँ पर हल्की श्रृंखलाएं दिख रही हैं। जो छोटी हैं वो हल्की होंगी, जो बड़ी हैं वो भारी होंगी, सीधी बात है। अब ये एंटीबॉडी की संरचना है। ये है क्या बेटा? ये प्रतिरक्षी संरचना है। प्रतिरक्षी मतलब कि एंटीबॉडी की संरचना है। अब इसी में बेटा, इसी में आपका ये जो मैंने टॉप पे नीले रंग से बताया, ये क्या है मैडम? ये वो स्थल है जहां पर आकर के प्रतिजन बंधेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं इसको हम? पैराटोप। पैराटोप क्या होता है बेटा? ये प्रतिजन बंध स्थल होता है। ये क्या होता है बेटा? एंटीजन बाइंडिंग साइट, प्रतिजन बंध स्थल, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये बना लो, फिर मैं एक बार समझा देती हूँ इसको। हाँ, टी मेमोरी और बी मेमोरी सेल्स में क्या फ़र्क है बेटा? फ़र्क क्या है मतलब? बी मेमोरी सेल्स आपके डायरेक्ट, देखो बी मेमोरी सेल्स, बी सेल्स ने क्या किए? प्रतिरक्षी बनाए। ठीक है, तो बी मेमोरी सेल्स एग्जैक्टली उसके जैसे ही होंगे। ठीक है, जो प्रतिरक्षी बने वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसे होंगे।
और जैसे ही बेटा आपका कोई भी प्रतिजन, सेम प्रतिजन अगर दूसरी बार आएगा, ठीक है, तो बी मेमोरी सेल्स जाकर के सीधा उसको अटैक कर देंगे। ठीक है, ये तैयार बैठे प्रतिरक्षी हैं, जो पहले बने थे उन्हीं की कुछ कॉपीज रह गई थी, वो आपके बी मेमोरी सेल्स हैं। ठीक है, टी मेमोरी सेल्स क्या करेंगे? टी मेमोरी सेल्स उसकी संरचना याद रखेंगे कि अच्छा ऐसा था, तो टी मेमोरी सेल्स जाकर के बी प्लाज्मा सेल्स को, जब दूसरी बार आपका प्रतिरक्षी आएगा तो टी मेमोरी सेल्स बी मेमोरी सेल्स को बताएंगे कि ऐसा था, मेरे जैसा बनाओ। समझे या नहीं? बी मेमोरी सेल्स तो डायरेक्ट अटैक कर देंगे, क्योंकि ये पहले जो प्रतिरक्षी बने थे उन्हीं की कुछ प्रतिरक्षी की कॉपीज उन्होंने अपने पास रखी थी, वो डायरेक्ट जाके अटैक कर देंगे अगर सेम प्रतिजन दूसरी बार आ गया तो। लेकिन टी मेमोरी सेल्स वो अटैक तो कर नहीं सकते, तो टी मेमोरी सेल्स बेटा बने हुए रखे हैं कि दोबारा जब बनाना पड़ेगा तो मेरे जैसा बना लेना, मैं वही हूं जिसको तुमने पहले बनाया था। समझे या नहीं? डन? चलो, एक बच्चा कुछ बोला, मैम तुम कितनी क्या करती हो? आउट। मैम तुम कितनी ओवर एक्टिंग करती हो, मुझे लगता है ये बोलना चाह रहा है। लेकिन मोहम्मद आरिफ, पहली बात तो तू पहले ओवर एक्टिंग की स्पेलिंग तो सीख ले, तू क्या स्पैमर बनेगा रे। वो लिखता है मैडम तुम कितने ओ यू रेटिंग करते हो। वो तो मैं समझ गई कि ये कहना चाह रहा है कि मैडम तुम कितनी ओवर एक्टिंग। तो भाई मोहम्मद आरिफ तू क्या स्पैमर बनेगा रे, तो पहले स्पेलिंग तो सीख ले। मैडम रॉक्ड, मोहम्मद आरिफ शॉक्ड। अमन मुझे पता है मैं अच्छी हूँ। चलो आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक डन हो गया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बट आपको पता होना चाहिए। एपिटोप और पैराटोप क्या होते हैं? एपिटोप और पैराटोप। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम और बना करके बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका थोड़ा छोटा सा हम बना लेंगे। ये आपका एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये आपका एंटीबॉडी है। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी के ऊपर यहाँ पर बेटा ये क्या है बेटा? ये यहाँ पर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, ये क्या है? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है जिससे आकर के एंटीजन जुड़ेगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? इसको हमने बोल दिया पैराटोप। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट को हमने क्या बोला? पैराटोप। तो पैराटोप किसके ऊपर पाया जाता है? आपके एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, अब जो एंटीजन आया, ये एंटीजन आया, ये एंटीजन आया और वो आकर के बेटा इस पैराटोप स्थल पे जुड़ेगा। पर जुड़ेगा कैसे? एंटीजन का वो भाग जो एंटीबॉडी से जुड़ता है उसको बेटा हम बोलते हैं एपिटोप। ठीक है, तो अगर ये आपका एंटीजन है, ये आपका कोई भी ये आपका कोई भी एंटीजन है, मतलब कि ये आपका कोई भी प्रतिजन है। ठीक है,
तो इस प्रतिजन का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एपिटोप। तो एपिटोप ये आपका प्रतिरक्षी है, ठीक है, ये आपका प्रतिरक्षी है ना, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी के ऊपर होता है पैराटोप, एंटीजन के ऊपर होता है एपिटोप। एपिटोप और पैराटोप एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम बोलते हैं ना एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होना, मतलब एपिटोप पैराटोप का आपस में मिलना। तो एपिटोप क्या है बेटा? एपिटोप आपका प्रतिजन का प्रतिरक्षी बंधन स्थल है। ये वो स्थल है जिससे ये प्रतिरक्षी से जुड़ेगा, एपिटोप। और पैराटोप क्या है बेटा? पैराटोप प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंध स्थल है, ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यो, डन? ये समझ में आया एपिटोप और पैराटोप क्या होते हैं? तो एपिटोप प्रतिजन का वो भाग जिससे वो प्रतिरक्षी से जुड़ेगा, पैराटोप प्रतिरक्षी का वो भाग जिससे वो प्रतिजन से जुड़ेगा। डन? चलो, तो यहां पर खत्म होता है बेटा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। एनसीईआरटी हम बाद में पढ़ेंगे यार। दूसरा, प्रतिरक्षा को हमने एक और तरीके से विभाजित किया है, चैट को ऑफ कर रही हूँ। जो आपका नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका इम्यूनिटी है बेटा उसको हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका सक्रिय इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा होता है बेटा आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा और इसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव क्यों बोला? एक्टिव इम्यूनिटी में आपका शरीर प्रतिरक्षी खुद बनाता है, ठीक है, तो यहां पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिजन को पहचानना और उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी निर्माण करना, एंटीबॉडीज बनाना, है ना, प्रतिरक्षी निर्माण करना, ये होता है बेटा सक्रिय प्रतिरक्षा में। मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उसको पहचान रही है और फिर उसके अगेंस्ट सेना बना रही है, सोल्जर्स बना रही है, प्रतिरक्षी बना रही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? यहाँ पर हम बने हुए प्रतिरक्षी या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यहाँ पर आपका शरीर प्रतिरक्षी नहीं बना रहा है, उसको बने बनाए प्रतिरक्षी दिए जा रहे हैं। बने हुए प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश होते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने एक्टिव इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आपका शरीर, आपका प्रतिरक्षा तंत्र मेहनत कर रहा है, वो खुद पहचान रहा है कि अच्छा ये तो बाहर का है, और फिर उसके अगेंस्ट सेना बना रहा है प्रतिरक्षी की। लेकिन निष्क्रिय में आपके शरीर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, यहाँ हम बने बनाए एंटीबॉडीज आपके शरीर में इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों बेटा दो दो प्रकार की होती हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, एक होती है प्राकृतिक, जिसे हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव, ये क्या हो गई आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी हो गई बेटा आपकी कृत्रिम, यस, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरीके से बेटा जो निष्क्रिय होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक, और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यानी कि कृत्रिम। ये लिखो जल्दी से, फिर इन सबके एक एक एग्जांपल्स लिखा देती हूँ आप। यस डन? समझ में आया कि नहीं? नोटेड तो ठीक है रोहित, समझ में आया कि नहीं?
मैम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लाओ विक्रम, सब कुछ आएगा बेटा, सब्र रखो, हैव पेशेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें आपकी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? वो प्रतिजन को पहचान रहा है। प्रतिजन क्या है? कोई भी बाहरी जीव, वो आपका जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कृमि हो सकता है, कवक हो सकता है, आपका प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है, कुछ डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स, कोई भी बाहरी चीज बेटा आपका प्रतिजन होती है। तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचानेगा कि ये तो अपना नहीं है, और फिर उसे मारने के लिए प्रतिरक्षी बनाएगा, यानी कि एंटीबॉडीज बनाएगा। पैसिव इम्यूनिटी में आपका बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, उसको बने बनाए एंटीबॉडीज मिल रहे हैं। जैसे बने बनाए एंटीबॉडीज आपको कहाँ मिल रहे हैं, बताना जरा। बने बनाए एंटीबॉडीज आपको कहाँ मिल रहे हैं? आईजीजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कब मिल रहा है? अपरा द्वारा पार करके गर्भावधि में, ठीक है, जब बच्चा माँ के भ्रूण में है, या पार करके ऐसे लिख लो, भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है, भ्रूणीय अवस्था में है, उस समय पर आईजीजी उसको बना बनाया मिल गया कि नहीं मिल गया? धरोहर है ये तो, ठीक है। आईजीए मिला, आईजीए किससे मिला? कोलेस्ट्रम द्वारा, बिल्कुल सही। तो ये बने बनाए आपको एंटीबॉडीज मिल रहे हैं जन्म से, तो ये नेचुरल है, जन्म से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आपने अलग से इंजेक्शन नहीं लिए हैं इनके, ये आपको जन्म से मिल रहे हैं, नेचुरली मिले हैं, माँ से मिले हैं, ठीक है। माँ से गर्भावधि में मिल गए आपको आईजीजी, माँ से कोलेस्ट्रम द्वारा मिल गया आपको आईजीए, ठीक है, क्लियर। अब आर्टिफिशियल पैसिव मतलब इसमें बने बनाए एंटीबॉडीज आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियली आपको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जैसे एंटीविनोम, ठीक है। अब अगर सांप ने काट लिया तो हम आप इंतजार थोड़ा ना करेंगे कि आपका शरीर उस जहर को पहचान करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ही लेगा, उसको मार ही देगा। तब तक तो बेटा सांप मार चुका होगा तुम्हें, है ना। तो एंटीविनोम बोलते ना, जहर जो है, उस जहर के लिए बेटा जो हमें इंजेक्शन लगाते हैं, होता उसमें भी जहर ही है, क्योंकि जहर जहर को मारता है ना, तो उसके हम इंजेक्शन देते हैं। जैसे ही पता लगेगा सांप ने काट लिया, अब अनटिल अनलेस वो आपका ऐसा सांप ना हो कि बिल्कुल काटते ही खत्म हो गया इंसान, ठीक है, लेकिन अगर सांप ने काटा है, उसका जहर शरीर में फैलेगा तो मरने में समय लगता है, उस कंडीशन में हम सीधा एंटीविनम दे देंगे। टिटनेस टॉक्सोइड, टिटनेस टॉक्सोइड, ठीक है। टिटनेस टॉक्सोइड जो होता है बेटा, ये आपको टिटनेस होने पर, बताया था मैंने, टिटनेस अगर होगा तो, टिटनेस बहुत जानलेवा बीमारी है, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी द्वारा होती है, 3 दिन में तो इंसान खत्म है। आपके प्रतिरक्षा तंत्र को काम करने में 3 से 5 दिन 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी को आपका शरीर पहचाने, फिर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाए, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा, मैम विनोम और एंटीविनोम अलग होते हैं बेटा, विनोम इज जहर, एंटीविनोम इज जहर के विपरीत हम जो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम टिटनेस टॉक्सोइड का इंजेक्शन दे देते हैं, टीटी, ठीक है, इसको टीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सीरम होता है, इसको हम घोड़े के अंदर बनवाते हैं। आगे आता है आपका प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक और सक्रिय, तो अगर आपको प्राकृतिक रूप से कोई भी संक्रमण होता है, प्राकृतिक संक्रमण मतलब किसी भी रोगजनक का शरीर में प्रवेश, अगर किसी भी रोगजनक का शरीर में डायरेक्टली प्रवेश हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचानता है, अच्छा सैल्मोनेला टाइफी आया है, ठीक है, उसे पहचानने के बाद उसके विरुद्ध अपने सैनिक तैयार करता है उसको मारने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा प्राकृतिक संक्रमण। जब प्राकृतिक रूप से आपका शरीर संक्रमित होता है, उस अवस्था में आपका शरीर उसे पहचानता है और उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाता है। तो प्राकृतिक संक्रमण के बाद बी बी क्या लिखे, हम सीधे ही लिख देते हैं, प्राकृतिक संक्रमण के बाद जो बी सेल्स है ना आपके, प्लाज्मा बी सेल्स, उनके द्वारा प्राकृतिक संक्रमण के बाद शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण, ठीक है।
आपने ये सुना था जब कोरोना हुआ था तो गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की थी कि जिस किसी को कोरोना होकर के ठीक हो चुका है प्लीज वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे। सुना था आप लोगों ने ये न्यूज़ या नहीं? यस, थम्स अप करना अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी थी तो, और नहीं सुनी थी तो मतलब आप बहुत गलत हो, सुनना चाहिए था। ठीक है, यस बिल्कुल सही है विपाशा। तो आपका क्यों बोला था गवर्नमेंट ने कि जिस किसी को कोरोना होने के बाद ठीक हो चुका है वो प्लीज आकर के अपना प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि जिसको कोरोना हुआ कुछ तो कोरोना में निपट गए, लेकिन जो नहीं निपटे मतलब उनका शरीर उस कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने में सक्षम हुआ, आया नहीं, और उनके शरीर ने प्रतिरक्षी बना करके वायरस को मार डाला। तो उनके प्लाज्मा में वो एंटी कोरोना वायरस प्रतिरक्षी उपस्थित हैं, समझे या नहीं? तो प्लीज अपना आकर के प्लाज्मा डोनेट करो। अगर आप अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आपके प्लाज्मा से हमें प्रतिरक्षी बनाने में या हमें प्रतिरक्षी मिलेंगे, वो प्रतिरक्षी हम बेटा दूसरे कोरोना इन्फेक्टेड पर्संस को दे सकते हैं इंजेक्शन के रूप में। आर्टिफिशियल पैसिव। अगर आप नेचुरली कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और आप बच गए हैं, आपका ठीक हो गया है, सारे सिम्टम्स ठीक हो गए, 14 दिन बाद आप जिंदा बाहर निकले हैं, इसका मतलब कि आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस वायरस को हराने में सफल रहा है। कैसे? आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने उस वायरस के विरुद्ध अपने प्लाज्मा में प्रतिरक्षी बना लिए हैं। तो प्लीज आकर के हमें अपना प्लाज्मा डोनेट करो 14 दिन बाद, समझे या नहीं? और वो 14 दिन बाद उसने तो नेचुरल एक्टिव प्राकृतिक सक्रिय रूप से उस वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाए हैं। उस प्रतिरक्षी को हमने जिन लोगों को कोरोना था, है ना, उनको बेटा हमने वो प्रतिरक्षी इंजेक्ट कर दिए। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव हुआ, समझे या नहीं? मैंने एक ही में आपको दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, समझे या नहीं? यस, क्लियर है यहां तक? फर्स्ट फिनिश दिस, डन। चलो, अब आर्टिफिशियल प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल में बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण मतलब हम वैक्सीन्स देते हैं, ठीक है? जितनी भी आपकी, अच्छा ये भी न्यूज़ तुम लोगों ने सुनी होगी क्योंकि उस टाइम पर पॉलिटिक्स भी बहुत हुई देश में, है ना? तो पॉलिटिक्स हुई तो लोगों ने बोला, जब अपनी कोरोना वैक्सीन आ गई जो कि बहुत देशों से बहुत अच्छी थी, ठीक है, जो लोग विदेशी कोरोना वैक्सीन पे भरोसा कर रहे थे, बाद में पता लगा कि विदेशी कोरोना वैक्सीन जिसने लिया उनको भी कोरोना हो रहा है, लेकिन जिसने भारत की बनी कोरोना वैक्सीन ली है उसको कोरोना नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो वो वैक्सीन की वजह से मतलब जिंदा बच जा रहे हैं, ठीक है? तो उसी टाइम पर जब पॉलिटिक्स हुई थी तो उस पॉलिटिक्स में लोगों ने क्या कहा था, ये बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, अरे ये बीजेपी वाले वैक्सीन में वायरस दे रहे हैं। तो क्या गलत कहा था उन्होंने? सही तो कहा था, वैक्सीन में वायरस ही तो दिए गए थे, लेकिन वो जो वायरस दिए गए थे वो बहुत ही बोलेंगे हम वीक फॉर्म में दिए गए थे या मृत अवस्था में दिए गए थे, ठीक है? उससे क्या हुआ, अगर आपको हमने वायरस दिया, या तो तुम्हें नेचुरली कोरोना वायरस तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, अगर लड़ गया तुम्हारा शरीर तो जी जाओगे, नहीं लड़ पाया तो मर जाओगे। लेकिन वैक्सीन और टीके में क्या दिया गया था, टीके में वही कोरोना वायरस बिल्कुल सप्रेस करके दिया गया था, बिल्कुल वीक फॉर्म में दिया गया था। वीक फॉर्म में इसलिए दिया गया था कि वो वायरस आपके शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो आप बीमार तो नहीं होगे क्योंकि वायरस वीक फॉर्म में आया है, लेकिन आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पहचानेगा कि ये तो कोई बाहर का है, और वो उसको मारने के लिए प्राथमिक अनुक्रिया दिखाएगा, आया नहीं, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो जब वो प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाएगा तो उसके चलते वो प्रतिरक्षी बनाएगा, लेकिन वो प्रतिरक्षी बनने में समय लगेगा, निम्न तीव्रता के बनेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, बन तो रहे हैं कम से कम प्रतिरक्षी बन रहे हैं, तो वो उसको मार रहे हैं जो हमने वैक्सीन में वायरस दिया है। उसको मारने का फायदा क्या है, वो तो वैसे भी मरे हुए हैं, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र में मेमोरी बी सेल्स बन गए उस कोरोना वायरस के लिए, और ये मेमोरी बी सेल्स तैयार बैठे हैं। अब जब सेकेंड टाइम एक्चुअल में आपके शरीर में कोरोना वायरस गया, एक्चुअल में, पहले तो हमने वैक्सीन से दिया वो वायरस पर वीक फॉर्म में दिया, जब एक्चुअल में वो वायरस आपके शरीर में पहुंचा तो आपके बी सेल्स तैयार बैठे थे, ओहो ये तो वही है जिसको हमने पहले मारा था। वो उन्हें ये थोड़ा ना पता पहले जो आए थे वो कमजोर थे, उन्हें ये पता है पहले भी यही था, अभी भी यही है। तो मेमोरी बी सेल्स तुरंत उनको मारने के लिए पहुंच गए कि तुम तो वही हो, अब तुम आओगे हमें बीमार। तो वैक्सीन्स क्या करती हैं बेटा, वैक्सीन्स आपके प्रतिरक्षा तंत्र को एक तरीके से
तैयार करती हैं इस चीज के लिए कि जब कभी भी वास्तव में वो वायरस या वो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करे वास्तव में, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र पहले से तैयार बैठा हो उसे मारने के लिए। क्योंकि अगर पहली पहली बार वो वास्तविक आपके शरीर में आया रोगजनक, तो बेटा वो जानलेवा हो सकता है। आपके शरीर को टाइम लगेगा उसे पहचान करके उसके अगेंस्ट सेना बनाने में। तो वैक्सीन्स के थ्रू बेटा हम ऐसी जानलेवा बीमारियों के लिए आपके शरीर को पहले से तैयार करके बैठते हैं। प्राइमरी रिस्पांस हम उनका वैक्सीन के थ्रू करवा देते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस उनका कब होगा? जब सच में वो वायरस या वो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब वायरस तो सब में नहीं है आकांक्षा। किसी में बैक्टीरिया है, किसी में वायरस है। हेपेटाइटिस बी में वायरस नहीं है। हेपेटाइटिस बी जो है आपका वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनी हुई वैक्सीन है। ठीक है, समझे या नहीं? अब जो बैक्टीरिया के विरुद्ध होंगी तो उसमें बैक्टीरिया होंगे ना, जो वायरस के विरुद्ध है उसमें वायरस है। लेकिन वैक्सीन में अगर कोई आपसे बोले वैक्सीन में वायरस है मत लगवाओ, वो गलत है, वो अनपढ़ है जो ऐसा बोल रहा है। और सच में ये नेता सारे अनपढ़ नहीं है, कुछ जिन्होंने ये बात बोली थी वो सच में अब्रॉड से पीजी और मास्टर्स वगैरह करके आए थे, लेकिन उन्हें ये पता है कि जनता अनपढ़ है। हम जनता को बेवकूफ बनाएंगे और जनता बेवकूफ बन जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि ये देखो वायरस दे रहे हैं। उन्होंने सच बोला था, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की थी उन्होंने सच बोला था वास्तव में कि ये बीजेपी वाले आपको वैक्सीन में वायरस दे रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोला था। लेकिन गलत ये हो गया, लोगों ने ये बोला हमें वायरस दिया जा रही है, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो तुम्हें वायरस ही दे रहे थे, लेकिन वो वीक फॉर्म में वायरस दे रहे थे। समझे या नहीं? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ऐसी होती है, उसमें भी वीक फॉर्म में आपको वायरस दिया जाता है, स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, जहां तक है फरहत बोल रहे हैं मैम आप उम्मीद लेंगी क्या इस साल? यार इस साल उम्मीद मैं और स्काई सर दोनों मिलके लेंगे, या जो भी और होगा। अकेले तो मैं नहीं लूंगी इस बार, बहुत चैप्टर होते हैं यार, 15 चैप्टर 4-4 5-5 घंटे पढ़ाना मौत है। हाँ, गलत तो ये है कि कोरोना आ गया। तो यहाँ पर बेटा हम टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण में हम क्या करते हैं? हम मृत या कमजोर रूप में रोगजनक शरीर में प्रवेश करते हैं। जिसके विरुद्ध जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है बेटा, वो शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण करता है। समझे या नहीं? समझ में आ गया ना बेटा? उम्मीद बेटा फ्री में ही होता है। उम्मीद वाला जो बैच होता है वो आपका फ्री में होता है, यूट्यूब पे होती है। यूट्यूब पे जितने बैचेस हैं सारे फ्री में होंगे, ठीक है ना? डन डन, ये लिख लो। तो समझ में आया? आपका नेचुरल एक्टिव, जिसमें नेचुरली कोई आया शरीर में प्रवेश किया, वायरस जीवाणु या कोई भी और रोगजनक, आपके शरीर ने उसे पहचाना और उसे मारा या उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाए। आर्टिफिशियल एक्टिव में आपके शरीर में हमने आर्टिफिशियली वायरस या बैक्टीरिया दिया कि पहचान लो, वास्तव में आएगा तो खतरनाक होगा, और उस कमजोर या मृत रोगजनक के विरुद्ध आपके शरीर ने प्रतिरक्षी का निर्माण किया। पैसिव, जिसमें आपका शरीर प्रतिरक्षी निर्माण नहीं करा, बने बनाए उसको प्रतिरक्षी मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं माँ के द्वारा आईजीजी आईजीए, और आर्टिफिशियली हम दे रहे हैं खतरनाक जो आपके रोगजनक शरीर में प्रवेश करते हैं उनको हाथों हाथ मारने के लिए। साइड हो जाती हूँ राजा। यस, ये हो गया आपका प्रतिरक्षा। कुछ बच्चे ऐसे टीचर का नाम ले रहे हैं कि वो लेंगे, उनको बुलाओ उम्मीद सीरीज में, जो बीच सीरीज में तुम्हें छोड़ के भाग गए थे, है ना? मतलब कुछ भी, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। देखो मैं फिर कहती हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था
कि भक्त बनो, तुम किसी भी टीचर के बनो, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर अंधभक्त मत बनो कि टीचर गलत करा तो तुम भी नहीं नहीं वही बढ़िया है ना। तो प्लीज आगे बढ़िए। अब इसी में बेटा अगर हम टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण, टीके क्या होते हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं बेटा, टीके जो वैक्सीन्स होते हैं बेटा, ये वैक्सीन्स में हम मृत या कमजोर, डेड और एटीन्यूएटेड, इसको हम बोलते हैं वीकेंड या एटीन्यूएटेड, या इसको आप वीकन बोल दो, वीक फॉर्म में बिल्कुल है ना, मृत या कमजोर रूप में रोगजनक को, ऐसे लिखेंगे घातक रोगजनक को शरीर में, घातक इसलिए क्योंकि नॉर्मल रोगजनक के थोड़ा ना वैक्सीन देंगे, नॉर्मल रोगजनक के विपरीत तो तुम्हारा बॉडी बना ही लेगा, ठीक है, जो घातक है जो बिल्कुल ही जानलेवा है उनके अगेंस्ट तुम्हारा बॉडी प्रतिरक्षी नहीं बना पाएगा, उससे पहले वो तुम्हें मार देगा रोगजनक। इसलिए बेटा उनके हम टीके जरूरी हैं क्या मैम, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है विनय, बिल्कुल जरूरी है, जितने टीके आप अपने बच्चों के लगवा सकते हैं लगवाएं, ठीक है। मैडम जी आप बीजेपी से हो, नहीं आपका दीवाना, मैं सही चीज से हूँ, मैं ना बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं आम आदमी से हूँ, मैं सही चीज से हूँ, ठीक है। उस टाइम जो स्टेप वैक्सीन्स वाला हमारी सरकार ने लिया था वो सबसे सही था, ठीक है ना। और कोरोना जैसी बीमारी के लिए हम किसी सरकार को, आपको क्या लगता है उस टाइम पे कांग्रेस होती तो क्या कोरोना से लोग नहीं मरते, मरते बेटा। आम आदमी पार्टी होता तो क्या लोग नहीं मरते, मरते। बीजेपी थी इसलिए ज्यादा लोग मरे, गलत है ये, ठीक है। उस टाइम पर कोई भी पार्टी होती हमारे देश में तब भी कोरोना से इतने ही लोग मरते, शायद इससे ज्यादा ही मर जाते, ठीक है ना। उसका कारण ये है बेटा कि कोरोना एक रैंडम, क्या बोलेंगे, एक रैंडम सिचुएशन थी, और केवल हमारे लिए नहीं थी, जो बहुत विकसित देश है उनके लिए भी थी। और बता दूं मैं आपको, इंडिया से ज्यादा लोग ऐसे देशों में मरे जो बहुत ज्यादा विकसित हैं, जिनके हम उदाहरण देते हैं, देखो अमेरिका कितना विकसित है, देखो स्पेन कितना विकसित है, देखो स्पेन की मेडिकल फैसिलिटीज आप जाओ, एक नंबर, स्पेन में सबसे ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन बात यह है कि इंडिया देश बड़ा है, चाइना, चाइना में कितने मरे वो तो तुम्हें पता ही नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि चाइना का तो मीडिया उनके कंट्रोल में है। तो चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा देश भी वहीं के मरे। मैडम स्पेलिंग तो सही लिखो, किसकी स्पेलिंग मैंने गलत की, मृत या कमजोर, डेड और एटीन्यूएटेड या वीकेंड रूप में घातक रोगजनक को, चांटा दे दूंगी, सही है, ठीक है ना। तो सब मरे थे, सबके देश में मरे। पर अगर हम बोलेंगे मैडम स्पेन में तो 1 लाख ही मरा, हमारे यहाँ 1 करोड़ मर गया, बेटा तो स्पेन और भारत की जनसंख्या में तुम फर्क भी तो देखो। भारत दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, स्पेन पता नहीं कितने नीचे आता, बहुत छोटा सा देश है वो। वहां पर अगर 1 लाख मर रहे हैं तो सोच लो कि उसका डेथ रेट कितना ज्यादा था, ठीक है ना। तो मैं, जो बच्चे ने बोला मैं बीजेपी से, मैं किसी से नहीं हूँ बेटा, मैं सही से, और ये मेडिकल साइंस का विषय था, इसलिए मैंने आप लोगों को मेडिकल साइंस के ही टर्म में समझाया, ठीक है। चलो, तो मृत या कमजोर रूप में घातक रोगजनक को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, प्रवेश करवाकर प्रतिरक्षा की या प्रतिरक्षा तंत्र की प्राथमिक अनुक्रिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स है ना, को प्रेरित किया जाता है, ताकि दूसरी बार, ताकि यदि कभी भी ये घातक रोगजनक, ताकि कभी भी ये घातक रोगजनक यदि शरीर में प्रवेश करें तो तो प्रतिरक्षा तंत्र द्वितीयक अनुक्रिया कर, वेट, द्वितीयक अनुक्रिया कर
रोगजनक को वेट बेटा नष्ट कर सके, नहीं तो रोगजनक नष्ट कर देगा। ठीक है ना, ये लिखिए जल्दी से, वेट बेटा वेट। यस, डन। तो टीके बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपके स्मृति के सिद्धांत पर काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्जित प्रतिरक्षा है वो स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपकी उसी स्मृति को जाकर के उंगली कर देते हैं। ये हो गया। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, एलर्जी। एक मिनट है ना, ठीक है। हेडिंग डालिएगा एलर्जी। एलर्जी क्या होता है बेटा? किसी भी प्रतिजन, मतलब एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र की एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जैजरेटेड को हिंदी में बोलते हैं हम, यस, एग्जैजरेटेड को बोलते अतिरंजित अनुक्रिया, यस, अतिरंजित अनुक्रिया मतलब कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब देखो प्रतिजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिजन कोई भी बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर में प्रवेश किया है उसको बेटा हम प्रतिजन बोलते हैं। इनफैक्ट आप जो खा रहे हो वो भी आपके शरीर के लिए एक प्रतिजन ही है ना, क्योंकि बाहरी चीज़ें जो आप शरीर में, मैम ओहो वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स नहीं बताया, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाना, वैक्सीन्स के बता देते एक बार। वैक्सीन्स आपके 3 प्रकार की होती हैं, टीके जो होते हैं बेटा आपके, इसकी अभी तक 3 जनरेशन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फिर आती है आपकी, सॉरी यार ये लिख लेना प्लीज़, वाइटनर होगा वाइटनर अब तुम रख ही लो, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, तीसरी हो गई बेटा आपकी थर्ड जनरेशन वैक्सीन, और इनको हम बोलते हैं डीएनए वैक्सीन्स। ये अभी चल रही हैं, मतलब इन पर अभी रिसर्च चल रही है डीएनए वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम पूर्ण रोगजनक शरीर में प्रवेश करवाते हैं, रोगजनक मृत या कमजोर रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं, कमजोर रूप में शरीर में प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है इसका उदाहरण हो गया बेटा आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है बेटा, इसमें हम जो स्मॉल पॉक्स वायरस है हम पूरा का पूरा ही दे देते हैं। ठीक है, अरे मैम ये क्या क्या, हम सॉरी ना हंशिका, मैं बोलूँ ना वाइटनर खरीद ही लो अब तुम लोग। ठीक है, अब इसको एक काम करो, पेज के टॉप में या कहीं ऐसे डब्बा बना करके नोट कर लो। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केवल रोगजनक का, केवल रोगजनक का वह भाग शरीर में प्रवेश करवाते हैं
शरीर में प्रवेश करवाते हैं जो वह भाग आपका वो प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, जो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए काफी है, जो प्रतिरक्षी निर्माण करवा सकता है। एक्चुअली इंग्लिश में बोलूं तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम किसी भी रोगजनक का प्रतिजन भाग इंसर्ट करवाते हैं। अब पूरा का पूरा रोगजनक तो है, ठीक है, जैसे सपोज ये आपका कोई रोगजनक है, ठीक है, ये आपका कोई भी रोगजनक है, ठीक है, लेकिन इस रोगजनक के ऊपर जो प्रतिजन भाग होगा वो ये होगा, ये इसके एंटीजेंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये एंटीजेंस हैं, और यही वो एंटीजन है बेटा जहां पर आकर के एंटीबॉडी जुड़ेंगे, ठीक है, इन्हीं एंटीजन पे आकर के आपके एंटीबॉडी जुड़ते हैं, यहां पर ही आकर के आपका एंटीबॉडी जुड़ेगा। तो प्रतिजन, हाँ, उसको पूरा करने के बाद भी लिख सकते हैं किशन। तो प्रतिजन पूरा रोगजनक नहीं है, रोगजनक के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं या कुछ पर्टिकुलर ऐसे भाग होते हैं, मतलब प्रोटीन हो सकते हैं, या मैंने बोला एंटीजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, पॉलीसेक्राइड हो सकता है, वो पर्टिकुलर भाग जिसे पहचान है आपके शरीर वाले ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो पहले केस में फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो कि सबसे पुरानी टाइप की वैक्सीन है, इसमें हम पूरा का पूरा प्रतिजन ही, आपकी पोलियो वैक्सीन ले लो, ठीक है, जो आपकी ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, पहले बूंदे देते थे ना, 2 बूंद जिंदगी की, आजकल इसके इंजेक्शन लगने लग गए हैं, ठीक है ना। पहले 2 बूंद जिंदगी, पहले पोलियो वैक्सीन जो होती थी वो इसके बूंद के रूप में दी जाती थी, आजकल इसके इंजेक्शन लगने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें पूरा का पूरा वायरस दिया जाता था, ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में थोड़ा इसको और इवॉल्व किया गया, इसमें पूरा का पूरा हम वायरस ना देख करके हम उस वायरस का या जीवाणु का जो भी रोगजनक है उसका केवल वो भाग देते हैं जो कि आपके शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण करवा सकता है। मैडम ऐसे मत करो, अरे रिया, यहाँ पर उदाहरण लिख लो आपका सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हो गया आपका, अच्छा यहाँ पर हम डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम आरडीएनए प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल, या आरडीएनए प्रौद्योगिकी की मदद से हम ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं। इसके उदाहरण बेटा आप लिख लो, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है बेटा HBV, इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका वायरस है हम पूरा का पूरा वायरस नहीं देते हैं यहाँ पर, हम केवल उसका वो पार्ट जो कि आपके शरीर के अंदर प्रतिजन बनवा सकता है वो देते हैं। यस, ओके, डन। तो यहाँ पर बेटा हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, और इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ईस्ट की मदद से। इस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हमने ईस्ट की मदद से बनाया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन भी है शायद। डीएनए वैक्सीन ये अभी अंडर ट्रायल है, इस पर अभी काम चल रहा है, तो ये अभी तक मार्केट में ऐसे नहीं आई है, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स वगैरह हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं, तो दीज आर स्टिल अंडर रिसर्च, ठीक है ना। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन जिनको हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, ये अभी भी रिसर्च में है, ये अभी भी बन रही है, इन पर अभी भी काम चल रहा है, और आपका इंटरल्यूकिन्स वगैरह जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या एड्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए अभी इनका काम चल ही रहा है, ठीक है, कोई मिल जाए तो अच्छा है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, वैक्सीन बचाव के लिए होती है, ठीक है।
वैक्सीन्स कभी भी उपचार नहीं होती हैं, वैक्सीन्स हमेशा बचाव होती हैं। चलो डन, जल्दी से लिख लो बेटा। डन। नेट समाप्त हो गया। चलो आगे आते हैं अपने एलर्जी पर। एलर्जी में क्या होता है? तो एलर्जी मैंने बोला बेटा कि आपके इम्यून सिस्टम का किसी भी एलर्जन के प्रति एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जैजरेटेड मतलब अतिरंजित अनुक्रिया, अतिरंजित मतलब जिसकी जरूरत थी नहीं। जैसे आप 4 दोस्त जा रहे हो, मैम सर्वाइकल वैक्सीन बेटा सर्वाइकल वैक्सीन आपके सेकेंड जनरेशन में ही आएगी, ठीक है ना। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है गार्डासिल नाम से आती है, यस यस, ये आपके बेटा सेकेंड जनरेशन में आएगी। जितनी भी एडवांस्ड वैक्सीन हैं ये सारी की सारी आपके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आएंगी। तो किसी भी प्रतिजन के विरुद्ध, जैसे 4 दोस्त थे चल के जा रहे थे, ठीक है, अचानक से रोड पे झाड़ू लग रही थी तो धूल के कण बेटा आपके शरीर में आए। एक बच्चा बोल रहा मैम वैक्सीन लगाने पर फीवर क्यों आता है? बेटा वैक्सीन में हम कोई भी वायरस या जीवाणु आपके शरीर में दे रहे हैं, ठीक है। अगर वायरस या जीवाणु आपके शरीर में जाएगा तो फीवर एक तरीके से आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मतलब आपकी बॉडी को उस जीवाणु या जो भी वो रोगजनक है उससे बचाने का तरीका है फीवर। आपका शरीर क्या करता है? अपना बुखार में मतलब आपका शरीर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब भी कोई रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपके जो साइटोकाइन होते हैं ना, ये इनसे ना एक केमिकल निकलता है जिसकी वजह से बेटा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना मतलब जो जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश किए हैं ये मर जाएंगे, ऐसा आपकी बॉडी समझती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो भी रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश किए हैं ये मर जाएंगे। तो बुखार आने का मतलब ये होता है, यस पायरोजेंस बोलते हैं उनको प्रशांत, बिल्कुल सही है। बुखार आने का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई तो संक्रमण हुआ है, उससे लड़ने के लिए आपका प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बुखार आना इज अ गुड साइन। तो बुखार आते ही गोली लेना ये गलत होता है। आपको बुखार आते ही दवाइयां नहीं लेनी है। बुखार आते ही अगर आप दवाइयां ले लोगे तो बेटा आपने दवाई से आपका बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया तो वो जो रोगजनक है अंदर वो और पनपेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई ऐसी बीमारी होती है तो अगर आप बुखार की दवाई ले रहे हो तो आप साथ में एंटीबायोटिक भी लो। बुखार अगर आपके शरीर के ताप को कम कर रहा है तो एंटीबायोटिक जीवाणु को मारेगा, समझे या नहीं। आपने क्या किया? आपने बुखार कम करने के लिए दवाई ले ली तो शरीर का ताप भी कम हो गया, जो जीवाणु बचे थे वो बचे रह गए, अब वो थोड़ी देर बाद वापस से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझे या नहीं। तो बुखार आना इज अ गुड थिंग। बुखार आने का मतलब ये है कि आपको कोई संक्रमण हुआ है जो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन उस संक्रमण जो भी रोगजनक है, संक्रमण होना मतलब किसी रोगजनक का शरीर में प्रवेश होना, ठीक है ना। लेकिन जो भी रोगजनक शरीर में प्रवेश हुआ है आपका शरीर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, दैट इज बुखार आना। वैक्सीन लेने के बाद बुखार भी क्यों आएगा? सीधी बात है, क्योंकि वैक्सीन में हम वायरस या जीवाणु सप्रेस्ड फॉर्म में दे रहे हैं ना। तो आपके शरीर में तो रोगजनक प्रवेश हुआ ना, रोगजनक प्रवेश होने पर आपके शरीर को बुखार आया, मतलब आपके शरीर ने ताप को बढ़ाया ताकि उसको रोगजनक को मार दे, समझे या नहीं। चलो तो बुखार आने से गुड थिंग। तो प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित क्रिया अनुक्रिया। 4 दोस्त जा रहे थे, झाड़ू लग रही थी रोड पे, धूल के कण चारों की नाक में गए। अच्छा, अगर धूल के कण नाक में गए हैं तो हमारा शरीर उस धूल के कण को नहीं खा, हमारे शरीर के पास वो सारे सिस्टम्स हैं जिससे वो पहले खुद लड़ सकता है रोगजनक से, या किसी भी बाहरी जो भी चीज आपके शरीर में प्रवेश की है उससे वो लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। अब अगर धूल के कण शरीर में गए हैं तो उस कंडीशन में बेटा आप छींकोगे, आपका प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा कि भैया छींको। तो जब आप छींकोगे तो जो भी धूल के कण अंदर प्रवेश किए हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका प्रतिरक्षा अनुक्रिया। लेकिन एलर्जी में क्या होता है, आपकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया कुछ ज्यादा ही हो जाती है, मतलब एक्सेसिव। किसी भी प्रतिजन के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही अनुक्रिया देना इज
एलर्जी। जैसे आपका वो गया, धूल का कण अंदर गया, सामान्य इंसान होगा तो एक बार छींक देगा, 2 बार छींक देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है आपके साथ में जिसको एलर्जी है, उसका शरीर छीके ही जा रहा है, छीके ही जा रहा है, छीके ही जा रहा है, छीके, रुक ही नहीं रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 16 बार, 20 बार, 25 बार, ये होता है बेटा एलर्जी, है ना। जैसे हमें कोई इंसान नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना व्यवहार बनाए रखना है, तो ठीक है, हाय हेलो कर लो, खत्म। लेकिन अगर तुम्हें उस इंसान से एलर्जी है तो तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखना। बोलते हैं ना, एक तो होता है मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, दूसरा होता है मुझे उस इंसान से एलर्जी है। अगर वो इंसान पसंद नहीं है तो ठीक है, दुनिया है ना, व्यवहार तो चलाना पड़ेगा, आप हाय हेलो रखो, आप उसके साथ घूमने फिरने मत जाओ, आप उससे अति की नमस्ते तो कर दो सामने आए तो, ठीक है। लेकिन उसी का साथ कि मुझे तो उसकी शक्ल ही, मुझे उससे एलर्जी है, एलर्जी है मतलब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, हाय हेलो तो सेकेंडरी बात है, समझे या नहीं। तो दिस इज एलर्जी, मतलब आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की किसी भी प्रतिजन के प्रति अतिरंजित अनुक्रिया करना, एक्सेसिव रिस्पॉन्ड करना, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स करना, ठीक है। इसका अब वे प्रतिजन जिनके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया दर्शाता है, आज हो नहीं पाएगा यार, या तो खींचो तुम भी, क्या बोलते हैं, सीट की पेटी बांध लो। अतिरंजित अनुक्रिया दर्शाता है उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जेंस, यस, एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र जिस प्रतिजन के विरुद्ध में ऐसी अतिरंजित अनुक्रिया दर्शा रहा है बेटा, उन्हीं को हम एलर्जेंस कहते हैं। अब ये एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं बेटा? तो ये एलर्जन आपके डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, धूल के कण। ये एलर्जन आपके धूल कण हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पराग हो सकते हैं ना, परागी बोलते हैं ना पॉलन को, पॉलेंस हो सकते हैं, इनको शायद हम पराग ही बोलते हैं। इसके अलावा बेटा ये आपके कोई भी चीज़ हो सकती है यार, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एनिमल डैंडर भी हो सकता है। एनिमल डैंडर मतलब जो जानवर के शरीर पर जो बाल होते हैं ना, किसी किसी को उससे भी एलर्जी होती है, ठीक है। उसकी जो स्किन शेड होती है उससे भी बेटा एलर्जी होती है, ठीक है। तो एलर्जी किसी को भी किसी से भी हो सकती है, समझे या नहीं? ठीक है। इवन किसी किसी को मूंगफली से एलर्जी है, किसी को साबूदाना से एलर्जी है, किसी को बैंगन से एलर्जी है, किसी को मूंगफली एलर्जी तो बहुत कॉमन है, ठीक है, साबूदाना एलर्जी भी बहुत कॉमन है। किसी को फ्रूट्स में मौसमी से एलर्जी है, किसी को सेब से एलर्जी है, ठीक है। अब इन एलर्जिक ये जो अनुक्रियाएं होती हैं, अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपके आईजीई प्रतिरक्षी इनके लिए जिम्मेदार है। तो जो भी आपके एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो आईजीई प्रतिरक्षी के कारण होती हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? तो एलर्जी में क्यों होते हैं बेटा, नहीं पता क्यों होते हैं एलर्जी किसको? हाँ, किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, हाँ, मौसम ठीक है। तो एलर्जी होती क्यों है एग्जैक्टली नहीं पता। हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा ऐसे पैम्पर्ड रखते हैं ना, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं, कि धूप ना देख ले, कि बारिश ना देख ले, कि ठंड ना देख ले, अक्सर उन लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है, क्योंकि उनका ना इम्यून सिस्टम ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज नहीं हुआ है। तो सडनली अगर वो किसी चीज़ से एक्सपोज होगा तो वो उसको बाहर का समझ के उसको मारेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आपके आईजी प्रतिरक्षी के कारण होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं बेटा? इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण में आ सकता है बेटा, देखो,
आंखों का लाल होना, बहुत सारे लक्षण होते हैं वैसे तो। आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, ठीक है। इसके अलावा बेटा नाक से पानी आना, रनिंग नोज हम बोल सकते हैं, नाक से पानी आना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं इसके लक्षण? रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, तेज खुजली हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, और छींके आना हो सकता है। तो एलर्जी के सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, आदि कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके लक्षण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसके उपचार के लिए बेटा हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, हम इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, हम इसमें एंटी हिस्टामीन देते हैं, क्योंकि हिस्टामीन की वजह से होती है ना बेटा ये, तो हम इसमें एंटी हिस्टामीन देते हैं, हम इसमें एड्रेनलिन दे सकते हैं। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हो तो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी आता है इसमें, ठीक है, यहाँ पर हम एनाफाइलेक्टिक शॉक भी बोल सकते हैं। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक कतई जानलेवा होता है, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जानलेवा होता है, आप ये समझ लो। ये आ गया तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बचेंगे, लेकिन हाँ घातक होता है ये आदि। कई बार बहुत सारी दवाइयों से भी एलर्जी होती है, ठीक है ना। जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट अगर मैं बात करूं तो हम जो सबसे कॉमन यूज करते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, लोकल एनेस्थीसिया, एलए हम जो यूज करते हैं, सबसे कॉमन जो हम एलए यूज करते हैं, लिग्नोकेन, ठीक है। जैसे सपोज मैं दांत निकालना है या आरसीटी करनी है, तो उस दांत को, उस दांत वाले एरिया को मैं सुन्न करूंगी ना, तो उसको सुन्न करने के लिए मैं जिस एनेस्थीसिया का यूज करूंगी, लिग्नोकेन जिसको हम बोलते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको लिग्नोकेन से भी एलर्जी है, ठीक है। इसीलिए ऐसे इंजेक्शंस लगाने से पहले लिग्नोकेन, जैसे जब मैं प्रैक्टिस में थी तो हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको किसी के भी दांत में इंजेक्शन लगाने से पहले हल्का सा उसकी स्किन में यहाँ पे लगा करके देख लो, अगर उसको कोई एलर्जी होती है तो वो मतलब उसके लिए खतरनाक है, मर जाएगा। और अगर डेंटिस्ट ने वो एलर्जी वाला इंजेक्शन लगा दिया, उसको इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक शॉक आएगा डेंटल चेयर पे, और एनाफाइलेक्टिक शॉक का मैनेजमेंट होना, आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए एड्रेनलिन का, ठीक है ना। तो नहीं है तो बेटा वो डेथ, अगर डेंटल चेयर पे किसी पेशेंट की डेथ हो रही है बेटा, तो तुम्हारी डिग्री खत्म हो सकती है, तुम्हें जिंदगी भर की जेल हो सकती है, इतना खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन्स और एड्रेनलिन। अच्छा, हमने ये बोला कि आईजी प्रतिरक्षा इनके लिए जिम्मेदार, प्रतिरक्षी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ बेटा आपके मास्ट सेल्स से, ठीक है, लक्षण किसके कारण आते हैं? तो आपकी मास्ट कोशिकाओं द्वारा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामीन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन के स्राव के कारण लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो ये लक्षण किसकी वजह से आते हैं बेटा? आपके मास्ट कोशिकाएं जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्राव करती हैं उसकी वजह से। उदाहरण क्या है बेटा एलर्जी के? वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, हमने अस्थमा पढ़ा है, आया नहीं? अस्थमा पढ़ा है कि नहीं? दमा, जिसमें आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, आपकी श्वसनिकाएं, श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होती हैं बेटा, उनमें संकुचन हो जाता है, ठीक है, उनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वहां पर बेटा हम ये इंजेक्शन देते हैं एंटी हिस्टामीन का, ठीक है। दूसरा अस्थमा के अलावा हो गया आपका हे फीवर। हे फीवर, हे फीवर बेटा किसकी वजह से होता है? जिन लोगों को उससे बोलते हैं ना क्या, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है ना, पराग से जिनको एलर्जी होती है, उसको बेटा हम बोलते हैं हे फीवर। अस्थमा में क्या होता है आपको पता ही है, इसमें आपके श्वसनी व श्वसनिकाओं का, श्वसनी व श्वसनिकाओं का शोथ हो जाता है, जिसकी वजह से उनका संकुचन हो जाता है ना। तो अस्थमा आपका एक तरीके का
ये है, क्या है, एलर्जी है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका एलर्जी। अब इसका कारण तो नहीं पता एलर्जी होती क्यों है, लेकिन होती है। मैम बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस दे दो ना प्लीज। क्यों दे दूं भाई, 2 टॉपिक बचे हैं यार, 3:30 तक अगर मुझे झेल लो तो झेल लो प्लीज। तो ये हो गया आपका एलर्जी। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें केवल आपको रोग के नाम पता होने चाहिए और कुछ नहीं। वेट वेट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वेट ना बेटा, ये लिख लो जब तक जिसने ये नहीं लिखा है जल्दी से। डन। अरे यार ये लिखना था, क्या लिख लिया मैं, क्या करूँगी। ये है आपका एलर्जी, जिसने नहीं लिखा था। ठीक है, स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो स्व प्रतिरक्षा हमने बोला था बेटा कि जो आपका CMIS है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। बेटा मैम NCERT उतारे क्या, NCERT पढ़ लेना, मैंने तो बाद में तो पढ़ाई दूंगी, आज मैं चाह रही हूँ। चलो ये लास्ट टॉपिक है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे और एड्स पढ़ लेंगे, फिर एक में कैंसर और ड्रग्स पढ़ लेंगे। 2 क्लासेस मुझे अभी और चाहिए इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, चलो। तो स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे रोग होते हैं जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाए। ठीक है ना, तो स्व प्रतिरक्षा रोग वे रोग जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या है बेटा, बाहरी कोशिकाओं को पहचान कर मारना है ना। प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगे। ठीक है, को नष्ट करे। तो होता क्या है यहाँ पर, आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा तंत्र अपनी और पराई कोशिकाओं में भेद करना भूल जाता है। ये अपनी व पराई कोशिकाओं में भेद नहीं कर पाता, कोशिकाओं में भेद नहीं कर पाता, और ये अपनी कोशिकाओं को ही मारने लग जाता है। बस इसको आपको इसके उदाहरण पता होने चाहिए, नीट में आ चुका है, कई सारे इसके उदाहरण है, वैसे तो कुछ लिख दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक हो गया आपका, सबसे पहले तो हमने पढ़ा है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा था, आपकी कंकाली पेशियों को प्रभावित करता है। कंकाली पेशियों में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो वो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंकाली पेशियों तक प्रॉपर मैसेज नहीं जाता, तो धीरे धीरे कंकाली पेशियां जो होती हैं वो काम करना बंद कर दे, डिजनरेट, मतलब पहले तो काम नहीं करी तो पड़े पड़े डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, पैरालाइज्ड हो जाती है, माइस्थीनिया ग्रेविस। दूसरा हो गया बेटा इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का संधि शोथ है, और इसमें क्या होता है, आपकी जो साइनोवियल झिल्ली होती है, उस साइनोवियल झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइनोवियल द्रव्य बनता है। ठीक है, और उसकी वजह से द्रव्य बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ जोड़ होंगे वहाँ पर एक प्रेशर लगता है, ज़्यादा द्रव्य बढ़ने की वजह से वहाँ पे दाब लगता है, दाब की वजह से दर्द होता है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट आएगा बेटा इसमें आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है
ये माइलिन आच्छद को नष्ट करने लग जाता है। माइलिन आच्छद आपकी तंत्रिका झिल्ली, जो आपकी तंत्रिकाक्ष झिल्ली है, उन पर पाए जाते हैं, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर उपस्थित अगर माइलिन आच्छद नष्ट हो जाएगा तो वहां पर बेटा जो माइलिन आच्छद की वजह से क्या हो रहा था, जंपिंग कंडक्शन हो रहा था ना, जल्दी जल्दी मैसेज जा रहा था। तो अगर वहां पर माइलिन आच्छद नष्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैसेज धीरे धीरे जाएगा, मतलब गड़बड़ तो होगी ना, ठीक है। यस, जोड़ों का पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइलिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर हो गया बेटा इसमें आपका ल्यूपस, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस। ये इस साल नीट में आया था, बच्चों को पता ही नहीं था। सिस्टमिक ल्यूपस, ल्यूपस एरिथमेटोसिस। इसमें जैसे वो भेड़िया काटता है ना, तो वैसे बेटा आपके शरीर के, मतलब पूरी त्वचा पर वैसे निशान, रैशेज वगैरह हो जाते हैं, दर्द रहता है पेशियों में बहुत ज़्यादा। और क्या उदाहरण है आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के? माइस्थीनिया, ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स रोग याद आ रहा है? हाँ, ग्रेव्स रोग को हमने बेसडोज रोग भी पढ़ा था, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपका थायराइड ग्रंथि में बहुत ज़्यादा हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है ना, थायराइड ग्रंथि का। यस। और क्या है भैया, जिस जिसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आकाश। और क्या है, ये आपके कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। और भी होते हैं क्या? होते तो हैं, होते तो बहुत सारे हैं। नीट 2018 में आया था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, 2018 में आया था यहाँ से। 2022 में आया, सॉरी 22 बोल रही हूँ, अभी तो 2024 था ना, 2024 में आया है। विटिलिगो, विटिलिगो भी इसका उदाहरण है। विटिलिगो, विटिलिगो में क्या होता है बेटा, आपके शरीर पर सफेद सफेद ऐसे धब्बे होने लग जाते हैं, ठीक है, वाइट पैचेस। अब इसका कारण नहीं पता, ठीक है, स्वप्रतिरक्षी रोग का कारण हमें नहीं पता, नॉट नोन येट, अभी तक ये नहीं पता। कोई कहता है जेनेटिक है, तो कोई कहता है कुछ ऐसा। डन। डायबिटीज मेलाइटस, यस, आपका जो टाइप 1 मधुमेह है, टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी बेटा इसी का उदाहरण है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, ये इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं जो होती है ना आपकी, हाँ, हाशीमोटोस डिजीज भी इसी का उदाहरण है। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं बेटा, इंसुलिन, वो पैनक्रियास के, लैंगरेंस के द्वीप की, ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र उन बीटा कोशिकाओं को ही नष्ट करने लग जाता है, जिसके चलते बेटा आपका इंसुलिन नहीं बनता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बेटा एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और क्या बताया था अभी एक बच्चे ने, हाशीमोटोज रोग, ये भी इसी में आ जाएगा, हाशीमोटोज डिजीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाशीमोटोज रोग, हाशीमोटोज रोग में आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि नष्ट हो जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अग्रपीयूष ग्रंथि नष्ट होती है।